हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा लिखित एक बेहतरीन ड्रामेटिक मोनोलॉग जिसका नाम है यूलिसिस। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के बारे में। तो लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन was born on 6th of August 1809। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन का जन्म 6 अगस्त 1809 को हुआ एंड ही डाइड ऑन 6th of October 1892। ये कौन थे? एक ब्रिटिश पोइट थे। ही वॉज द पोइट लॉरियट, और ये पोइट लॉरियट भी बने थे ड्यूरिंग मच ऑफ क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल के दौरान ये पोइट लॉरियट भी बने थे आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये कब बने थे? 1850 में। विलियम वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद ये पोइट लॉरियट बनते हैं इंग्लैंड के। इन 1829 पॉइंट टू बी नोटेड, 1829 में टेनिसन वाज अवॉर्डेड द चांसलर गोल्ड मेडल। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को 1829 में फ्रेंड्स क्या मिलता है? चांसलर गोल्ड मेडल मिलता है। और कहाँ से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मिलता है। और इनका जो पहला वर्क होता है जिसका नाम है टिम्बक्टू के लिए इन्हें चांसलर गोल्ड मेडल मिलता है। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट सोलो कलेक्शन ऑफ पोएम्स चीफली लिरिकल। इसको भी ध्यान दीजिए, पोएम्स चीफली लिरिकल 1830 में। और क्लैरीबेल एंड मरियाना, इसमें दो पोएम होती हैं, क्लैरीबेल और मरियाना, विच रिमेन सम ऑफ टेनिसन्स मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम। क्लैरीबेल और मरियाना ये इनकी जो है कुछ बहुत ही शानदार पोएम्स हैं और जिनको इस वॉल्यूम में शामिल किया गया। किसमें? पोएम्स चीफली लिरिकल 1830 में। अल्दो यद्यपि डिक्रीड बाय सम क्रिटिक्स एज ओवरली सेंटिमेंटल, और यद्यपि कुछ जो क्रिटिक्स थे उन्होंने उसकी आलोचना भी किया। हिज वर्क सून प्रूव्ड पॉपुलर एंड ब्रॉट टेनिसन टू द अटेंशन ऑफ वेल नोन राइटर्स ऑफ द डे। और उस दौरान टेनिसन जो थे ना, टेनिसन टू अटेंशन ऑफ वेल नोन राइटर ऑफ द डे इंक्लूडिंग सैमुअल टेलर कॉलरिज। और वहाँ पर कुछ लोग जो है इनकी तुलना एस.टी. कॉलरिज से भी करते थे। टेनिसन्स अर्ली पोइट्री विद इट्स मेडिवलिज्म एंड पावरफुल विजुअल इमेजरी, इनके जो वर्क्स होते थे उसमें मेडिवलिज्म के भी गुण मिलते थे और ये बहुत ही विजुअल इमेजरी के लिए जाने जाते थे। वाज अ मेजर इन्फ्लुएंस, और इनके ऊपर जो ये मेडिवलिज्म और विजुअल इमेजरी इनके वर्क्स में जो देखा जाता है, कहीं ना कहीं प्री राफेलाइट ब्रदरहुड से ये काफ़ी प्रभावित थे। टेनिसन also excelled at penning short lyric such as ब्रेक ब्रेक ब्रेक। इन्होंने एक शॉर्ट लिरिक लिखा जिसका नाम था ब्रेक ब्रेक ब्रेक। द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड भी इनके द्वारा लिखित एक वर्क है। और टीयर्स आइडियल टीयर्स, क्रॉसिंग द बार इनका जो है सबसे अंतिम वर्क है। और मच ऑफ हिज वर्क्स वर बेस्ड ऑन क्लासिकल मिथोलॉजिकल थीम्स सच एज यूलिसिस भी इनका क्लासिकल थीम पर आधारित है। और इनके द्वारा 1850 में इन्होंने प्रकाशित करवाया था क्या? इन मेमोरियम
और इसको इन्होंने लिखा था किसके निधन पर? अपने एक मित्र आर्थर हेलम के निधन पर, जो एक कवि भी थे और ट्रिनिटी कॉलेज के स्टूडेंट भी थे। और आफ्टर ही डाइड ऑफ ए स्ट्रोक एट द 22। जहाँ तक हेनरी हेलम का सवाल है तो उनका निधन मात्र 22 साल की उम्र में हो गया था। और Tennyson also wrote some notable blank works including Idylls of the King, Ulysses, Tithonus. Tithonus, one of the best works composed by Alfred Lord Tennyson. During his career, Tennyson attempted drama. इन्होंने ड्रामा भी लिखा। इसके अलावा इन्होंने लेकिन ड्रामा के क्षेत्र में इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिली नहीं। A number of phrases from Tennyson's work have become commonplace of the English language, including nature, red in tooth and claw. ये कहाँ मिलता है? इन मेमोरियम में है। It is better to have loved and lost. ये बेहतरीन लाइन है। और then never to have loved at all. It is better to have loved and lost then never to have loved at all. There is not to reason why, there is but to do and die. My strength is as the strength of 10, because my heart is pure. To strive, to seek, to find, and not to yield. Knowledge comes from wisdom, lingers, and the old order changes. क्या बेहतरीन लाइन है! Yielding place to new. He is 9th most frequently quoted writer in the Oxford Dictionary. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इनका जो स्थान है वो कौन सा है? वो 9वें नंबर पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए और आगे देखते हैं। तो अब हम लोग जो पोएम है, पोएम कौन सी है हमारे बीच में? वी आर गोइंग टू डिस्कस and we are going to explain the poem Ulysses by Alfred Lord Tennyson. तो फ्रेंड्स, जहाँ तक इस पोएम का संबंध है तो ये पोएम लिखी गई थी किसके द्वारा? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई थी। साथ ही साथ इसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी हम लोग करते हैं। तो अगर पूछा जाए ये लिखी कब गई, तो आप क्या बताएंगे? 1833। 1833 में इन्होंने यूलिसेस को लिखना शुरू किया। नेक्स्ट, इट वाज पब्लिश्ड व्हेन 1842। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जोनर। तो जोनर है ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसके अलावा जो सोर्स, अगर मैं सोर्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो सोर्स इसका क्या है? सोर्स है होमर का इलियड और इसके अलावा ओडिसी। क्या? ओडिसी। ये होमर के दो वर्ग हैं, इलियड और ओडिसी। और असल में ये जो ओडिसी वर्ड है, ये ओडिसी नाम ही किसका है? यूलिसस का है। यूलिसस को ही ओडिसी कहा जाता है, ओडिसस। यूलिसेस was called in Greek क्या? ओडिसियस। ओके, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इसको लिखा कब गया? 1833 में। और पब्लिकेशन इसका कब हुआ? तो वो पब्लिकेशन है 1842 का। सवाल ये उठता है, ये यूलिसेस
यूलिसेस कौन है? तो यूलिसेस किंग ऑफ इथाका है। और यूलिसेस कौन है? किंग ऑफ इथाका। यूलिसेस की जो पत्नी है उसका नाम है पेनेलप। क्या नाम है? पेनेलप। और इनके बेटे का क्या नाम है? तो बेटे का नाम है टेलेमाकस। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो किस यूलिसेस कहाँ के राजा हैं? ये हैं इथाका के। अब इन्होंने ट्रोजन वार लड़ा है, और ट्रोजन वार इन्होंने जो है करीब 10 साल तक लड़ा, और इसके बाद इनको वहाँ से घर लौटने में 10 साल लग गए हैं। यानी इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल तो इसी युद्ध में लगा दिया है, और कुल मिलाकर के जब ये घर पहुँचते हैं तब तक ये काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है, तो आइए अब सीधा हम लोग टेक्स्ट पढ़ते हैं। तो यूलिसेस अपने घर में बैठा हुआ है, और जहाँ पर उसकी अपनी पत्नी है, उसका अपना बेटा है, उसके कुछ उसके विश्वास पात्र हैं, उनके बीच में कहता है, इट लिटिल प्रॉफिट दैट एन आइडियल किंग। इट लिटिल प्रॉफिट, कोई फायदा नहीं है एक आलसी राजा बनने में, क्योंकि राजा का काम होता है एक्टिव रहना। राजा का काम होता है अपने प्यारी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना। और जब आप बूढ़े हो चले हैं तो आप कितना काम करेंगे? इसलिए वो कहता है कि एक आलसी राजा राष्ट्र के लिए नुकसानदायक होता है, और इसलिए आलसी राजा बनना कहीं न कहीं बेकार है। और आलसी राजा बन करके मैं बैठा रहूं कहाँ? बाय दिस स्टिल हर्थ। हर्थ बोलते हैं चूल्हे को। किसको बोलते हैं? चूल्हे को। और स्टिल का मतलब होता है शांत। शांत चूल्हे के बगल में मैं बैठा रहूं, मैं जनता के लिए काम ना करूं, जनता के सुख दुख में शामिल ना हूं, बल्कि मैं अपने घर में चूल्हे के बगल में बैठा रहूं, ये एक राजा को शोभा नहीं देता है। अमंग दीज बैरन क्रैक्स, कहाँ मैं बैठा रहूं? इन बैरन क्रैक्स के बीच में, यानी इन चट्टानों के बीच में मैं बैठा रहूं, वो शोभा नहीं देता है। बैरन बंजर और क्रैक्स चट्टान। इन चूँकि उसका जो मकान है वो बंजर भूमि पर बना हुआ, और जहाँ पर चट्टान चट्टान है वहाँ पे और कुछ नहीं है, तो कहता है कि इन बंजर चट्टानों के बीच में बने रहना कहीं न कहीं एक राजा को शोभा नहीं देता है। इसके अलावा मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ, और साथ ही साथ यहाँ पर यूलिसेस कहता है कि अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ बैठना कहीं न कहीं टाइम को वेस्ट करने जैसा है। अपनी बूढ़ी पत्नी के पास में बैठना कहीं न कहीं एक राजा को शोभा नहीं देता है। एक राजा का कर्तव्य होता है जनता के बीच में होना, और ईच एंड एवरी टाइम ही शुड केयर हिज पीपल, केयर हिज कंट्री। और ऐसे में अगर वो राजा अपनी पत्नी के पास में, और वो बूढ़ी पत्नी के पास में अगर बैठा हुआ है, तो कहीं न कहीं उस देश का दुर्भाग्य होगा, और उस राजा के लिए दुर्भाग्य की बात है। आगे कहता है, आई मेट एंड डोल, मैं निर्माण करता हूँ अनइक्वल लॉज, बिना मतलब के कानून, बेकार के कानून मैं बनाऊं। और किसके लिए? सैवेज रेस, यहाँ के इन अभद्र लोगों के लिए, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, जो इथाका राज्य के लोगों के लिए। यहाँ पर राइटर ने इनफैक्ट यूलिसेस ने कहा कि इथाका राज्य के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं असभ्य हैं, गंवार हैं, और इन गंवार लोगों के लिए तरह तरह के बेकार किस्म के जो कानून बनाना भी कहीं न कहीं शोभा नहीं देता है। और दैट होल्ड, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग
दिन रात विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को सिर्फ और सिर्फ कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनके पास और कोई काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इनका पूरा ध्यान कमाई पर है। रोज ज़्यादा से ज़्यादा ये कमाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहते हैं। एंड नॉट नो मी, और नो नॉट मी, बहुत बड़ी लाइन। और ये लोग नो नॉट मी, और सिर्फ कमाने पर इनका फोकस है, सोने पर फोकस है, खाने पर फोकस है फ्रेंड्स। बट दे डज नॉट नो, दे डिड नॉट नो देयर किंग एंड देमसेल्व्स। न तो वो अपने राजा को जानते हैं, क्योंकि अगर राजा को जानते हो तो उनके अंदर देश के लिए करने की कुछ इच्छा होती। उनको राजा के बारे में कोई सोच नहीं है। एवरीबडी वांट टू अर्न द मनी मोर एंड मोर, एंड दे कंटिन्यू, दे यूज टू स्लीप एंड फेट। तो यहाँ पर यूलिसेस ने बहुत बड़ी बात कही है। आइए और आगे की 4 लाइनों को देखते हैं। यूलिसेस कहता है, फ्रेंड्स, आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल। मैं अपनी यात्राओं को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि यूलिसेस ने अपने संपूर्ण जीवन में युद्ध ही तो लड़ा है। 10 साल युद्ध लड़ा, 10 साल उसने यात्रा किया, घर आया, और जब यहाँ देखता है कि यहाँ के लोग बड़े स्वार्थी हैं, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, देश से कोई मतलब नहीं, तो कहता है कि मैं अपनी यात्रा को तो कम से कम नहीं रोक सकता हूँ। और आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, बहुत बड़ी लाइन है, VVI लाइन है ये। अगर आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये लाइन पूछी जा सकती है। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, मैं अपने इस जीवन की अंतिम बूंद तक, मैं आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, लाइफ टू द लीज मतलब जीवन की अंतिम बूंद तक को मैं जीना चाहता हूँ। यानी यहाँ पर यूलिसेस बताता है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी को इंजॉय करना चाहता हूँ, और पूरी ज़िंदगी को मैं एक शानदार तरीके से जीना चाहता हूँ। अंतिम बूंद तक मैं अपने जीवन के अंतिम बूंद को, यदि उसको मालूम है कि वो बूढ़ा हो चला है और उसके जीवन के कुछ ही दिन, कुछ ही साल बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो होपफुल है। और ये इस चीज़ को बताता है कि अगर आप अपने बूढ़े हो गए हैं तो बूढ़े होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने कर्म से बूढ़े हो जाएं। अंतिम समय तक व्यक्ति को कर्मशील होना चाहिए। ईच एंड एवरीबडी शुड लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स। और वो कहता है कि मैं अंतिम समय तक अपने जीवन को एक शानदार तरीके से जीना चाहता हूँ। वो कहता है ऑल टाइम आई हैव एंजॉय, कहता है मैंने अपने पूरे जीवन मैंने आनंद उठाया है, जीवन को मैंने शानदार तरीके से जिया है, और मैंने अपने जीवन को हमेशा एंजॉय किया है ग्रेटली, काफ़ी हद तक। हैव सफर्ड ग्रेटली, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए हैं। बोथ विद दोज, और जानते हो संघर्ष जो मैंने किया है, दोज दैट लव्ड मी, मैं उन लोगों के साथ मैंने संघर्ष किया है जो मुझे प्यार करते हैं। यानी मैंने अकेले नहीं, अपने साथियों के साथ मैं लगातार मैंने संघर्ष किया है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर साथियों ने मेरा साथ छोड़ दिया है तो मैं बैठ गया हूँ। अगर साथियों ने साथ छोड़ा है, बहुत बड़ी लाइन ये भी है कि मैंने अकेले ही संघर्ष किया है, बहुत बड़ी लाइन है। और कहता है ऑन द शोर, मैंने समुद्र के तटों पे संघर्ष किया है। व्हेन, जब थ्रो स्कडिंग ड्रिफ्ट ऑफ रेनी हाइडीज वेस्ट डिमसी, ठीक है, जब समुद्र में जब कौन सा समुद्र, जब हाइडीज जो सागर है उसमें समुद्र की यात्रा करने के दौरान जब हाइडीज सागर में स्कडिंग ड्रिफ्ट यानी वर्षा की बूंदें गिर रही थी, यानी जो जोरदार तेज जब पानी गिर रहा था, उस दौरान मैंने समुद्र में भी मैंने संघर्ष किया है फ्रेंड्स। और इसके अलावा सूखे हुए मैदानों पर ऑन द शोर, और सूखे हुए मैदानों पर भी मैंने संघर्ष किया है। और साथ ही साथ समुद्री यात्राओं के दौरान जब जोरदार बारिश होता है, जैसा कि आपको मालूम है कि कभी कभी भयंकर बारिश के दौरान समुद्र में बाढ़ सी आ जाती है, और
बहुत सारी समुद्री घटनाएं घटित हो जाती हैं। वो ज़माना था जब लोग समुद्र में डूब ही तो जाते थे। और ऐसे में वो कहता है कि मैंने वर्षा के दौरान समुद्री यात्राओं के दौरान मैंने संघर्ष किया है। आई एम बिकम अ नेम। और जानते हो, आज मैं एक नाम बन गया हूँ, जिसको हम लोग कह सकते हैं आज मेरा नाम एक ब्रांड बन गया है। ब्रांड बनने का मतलब फेमस होना। वो कहता है आज नाउ आई हैव बिकम फेमस इन ऑल ओवर द नेशन, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एवरीबडी नोज हाउ ब्रेव यूलिसिस वाज। यूलिसिस कितना बहादुर है सभी को मालूम है। और फॉर ऑलवेज रोमिंग विद हंग्री हर्ट, लेकिन वो हमेशा भटकता रहता है हंग्री हर्ट से, यानी भूखे दिल के साथ। भूखे दिल से होने का मतलब ये होता है कि वो हमेशा और हमेशा भटकता है कुछ नई चीज़ की खोज में। व्यक्ति को भूखे दिल का होना चाहिए, और जिस दिन आप संतुष्ट हो गए उसी दिन से आपका डेवलप होना बंद। तो इसलिए इफ यू वांट टू डेवलप मोर एंड मोर, देन यू शुड हैव अ हंग्री हार्ट, जैसे यूलिसिस के पास था फ्रेंड्स। और आगे थोड़ा और देखते हैं, कुछ लाइनें हैं अभी तो। मच हैव आई सीन, यहाँ पर यूलिसिस कहता है कि प्यारे मित्रों मैंने बहुत कुछ देख लिया है। आई एम नोन, और मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ। मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ और बहुत कुछ जान चुका हूँ। सिटीज ऑफ मैन, शहर के लोगों को भी मैंने देखा है, उनके मैनर्स को भी मैंने देखा है। क्लाइमेट्स, क्योंकि एक जो यात्री है जो तरह तरह के क्षेत्रों में घूमता है तो उसको हर क्षेत्र के क्लाइमेट्स का भी ज्ञान होता है। काउंसिल्स, सलाहकारों, मतलब तरह तरह के सलाहकार और तरह तरह की सरकारों को भी मैंने देखा है। और माई सेल्फ नॉट लीस्ट, लेकिन माई सेल्फ नॉट लीस्ट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैंने हर जगह पे तरह तरह के लोगों को देखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मतलब एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। मतलब इसका मतलब ये है कि वो कभी कहता है कि यूलिसिस ये बताना चाहता है कि उसको लोग कम जानते हैं, ऐसा नहीं है। कहता है कि मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, मैं इतना छोटा नहीं हूँ। ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, मैं जहाँ कहीं भी गया हूँ, चाहे जिस क्लाइमेट में गया हूँ, चाहे जिस गवर्नमेंट के बीच में गया हूँ, एवरीबडी, हर व्यक्ति ने उसको सम्मान दिया है, हर व्यक्ति ने उसको इज्जत दी है। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल, कहता है कवि कि यूलिसिस ने क्या किया, ड्रंक पिया, डिलाइट आनंद, बैटल युद्ध का, फियर तलवारों के साथ। उसने युद्ध को आंखों से देखा नहीं है, युद्ध का एंजॉय उसने तलवारों के साथ लिया। यानी ही पार्टिसिपेटेड इन हंड्रेड्स ऑफ वॉर्स। और जो व्यक्ति तलवारों से युद्ध का आनंद लेने वाला होता है, वो भला घर में कैसे बैठ सकता है अपनी एज्ड वाइफ के साथ। फॉर ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय, और विंडी ट्रॉय, एक युद्ध का मैदान है और जहाँ पे ट्रोजन वार हुआ था। और विंडी ट्रॉय के मैदान में जोरदार हवाएं जब बह रही थी, ठीक है, तो वहाँ पर उसने जो है रिंगिंग प्लेन्स, मतलब एक तरह से तलवारों की झनकार के साथ, तलवारों की खनकार के साथ उसने पार्टिसिपेट किया था। और जब ट्रॉय के मैदान में युद्ध हो रहा था, दूर दूर तक तलवारों की झनकार सुनाई पड़ती थी। इस लेवल का आपका अपना हीरो है कौन? यूलिसिस। आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल, मैं उन सभी चीज़ों का हिस्सा हूँ। दैट आई हैव मेड, जो जिन चीज़ों को मैंने देखा है या जिन चीज़ों में मैं शामिल रहा हूँ, मैं उन सभी चीज़ों का हिस्सा हूँ। यट फिर भी ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क विदर दो, और मैं जहाँ कहीं भी गया हूँ, जहाँ जिससे भी मिला हूँ, मैंने विभिन्न प्रकार के अनुभवों को मैंने ग्रहण किया। आई गॉट लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट्स ऑफ नॉलेज और ग्लीम्स, और ये सब चीज़ें जो है टिमटिमा रही हैं, ठीक है। और ये जो अनुभव मुझे मिला है, इन अनुभवों से क्या मुझे दिखाई पड़ रहा है? टिमटिमाते हुए अनट्रैवल वर्ल्ड हुज मार्जिन फेड्स,
कहता है कि मैं बहुत जगहों पे गया हूँ, विभिन्न प्रकार के लोगों से मिला हूँ और इसके अलावा मेरे अंदर एक बहुत बड़ा अनुभव है, लेकिन उसी अनुभव से मुझे आगे अनट्रैवल्ड वर्ल्ड मतलब वो चीज़ें भी दिखाई पड़ रही हैं जहाँ पर मैं नहीं गया हूँ, या वो चीज़ों का भी आभास है कि जो चीज़ें मुझको नहीं पता है इसका भी मुझे आभास है। और फॉर एवर एंड फॉर एवर, हमेशा हमेशा व्हेन आई मूव, जब कभी मैं चलता हूँ ना, तो जब कभी मैं चलता हूँ तो मुझे वो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जो जो चीज़ें मतलब यहाँ यूलिसिस बताना चाहता है कि वो अनट्रैवल्ड वर्ल्ड मतलब वो स्थान, वो जगहें जहाँ मैं कभी नहीं गया हूँ, उन जगहों पर मैं जाना चाहता हूँ। और हाउ डल इट इज़ टू वॉच, कितना बेकार होगा, कितना बुरा लगेगा एक जगह पे ठहर जाना, यहीं पर ठहर जाऊं, कितना बेकार है। टू मेक एन एंड, टू रस्ट अनबर्निस्ड, नॉट टू शाइन इज अर्थ, जैसे कि जैसे होता नहीं है, तलवार है, तलवार को अगर यूज न करें अनबर्निस्ड तो वो चमक नहीं रहती। तलवार उतनी ही चमकदार होगी जितना वो यूज की जाएगी, टू शाइन इन यूज। और अगर आप मतलब रख देते हैं तो अनबर्निश्ड हो जाती है, उसमें चमक नहीं रहता और उसमें रस्ट लग जाता है। मतलब जंग, जंग एक जंग होता है जब आप युद्ध लड़ते हैं तो वो जंग होता है, और एक जंग होता है जब धार मुरझाए। तो और अक्सर ये लौ उत्पादों में यूज होता है। एज टू द ब्रीथ ओवर लाइफ, यद्यपि ये जो सांस है, सांस ही जीवन है। यद्यपि जो हम सांस लेते हैं ना, ये सांस ही जीवन है। और लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, चाहे मुझे एक जीवन नहीं, एक के बाद एक हजारों जीवन मुझे आप देते चले जाएं, आप मुझे देते चले जाएं, एक के बाद एक हजारों जीवन आप मुझे दे दें, ठीक है। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ का मतलब ये होता है चाहे जीवनों का भंडार मुझे मेरे सामने हो, कि आपको एक दो नहीं सैकड़ों जन्म आपको बार बार मिलते रहेंगे, लेकिन जानते हो वर आल टू लिटिल, लेकिन वो मेरे लिए बहुत छोटा है। मतलब एक जीवन नहीं, मुझे चाहे जितने जीवन मिल जाएं, लेकिन चूंकि मेरे अंदर ये है कि मैं नए नए स्थानों को खोजना चाहता हूँ, नए नए स्थानों पर जाना चाहता हूँ, नए नए लोगों से मिलना चाहता हूँ, उनकी संस्कृति को देखना चाहता हूँ। तो इसलिए चाहे जितने जीवन मिल जाएं प्यारे मित्रों, वो सब मेरे लिए छोटा है। एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स, और मेरे लिए ये सब बहुत, ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स, और ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत ही ना के बराबर हैं, ना के बराबर हैं। बट एवरी आवर इज सेव्ड, और इसलिए मैं अपने जीवन के एक एक घंटे का सही यूज करता हूँ। एवरी आवर इज सेव्ड, अपने जीवन का हर एक घंटे को मैं सही यूज करता हूँ। फ्रॉम द इटर्नल साइलेंस, इटर्नल साइलेंस का मतलब होता है मृत्यु, मतलब मृत्यु तक जितने भी घंटे, जो भी जीवन में मुझे मिला हुआ, गॉड ने जो भी मुझको दिया है, आई वॉन्ट टू यूज ईच एंड एवरी आवर एंड ईच एंड एवरी मिनट समथिंग मोर अ ब्रिंगर ऑफ न्यू लाइफ। और जानते हो, क्योंकि ये जो इटर्नल साइलेंस है, शाश्वत चुप्पी है, यानी जो मृत्यु है, ये अगर एक बार व्यक्ति को मिलती है ना, मृत्यु जो है, एक मृत्यु भी आपके जीवन में एक नई चीज़ लेकर के आती है। जब आप मरते हैं तो आपको पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। तो वी शुड नॉट वरी अबाउट डेथ। बहुत से लोग होते हैं मृत्यु से डरते हैं, लेकिन मृत्यु ही तो है जो आपको एक नया जीवन देती है। एंड वाइल इट वर, और कितनी बेकार बात है, कितनी बेकार बात है कि सम थ्री सन्स टू स्टोर एंड होल्ड माई सन्स, ठीक है। मतलब हम 3 साल तक बने रहें और होल्ड माई सेल्फ, और अब सिर्फ और सिर्फ अपना जो जीवन है खाने पीने में हम बिताते रहें, कितना बेकार है। हम 3 साल तक एक जगह पर चुपचाप बैठे रहें
और सिर्फ खाते पीते रहें, टाइम पास करते रहें, ये कितना बोरिंग है, कितना मेरे लिए बेकार है। एंड दिस ग्रे स्पिरिट अर्निंग टू डिजायर, और जहाँ तक मेरी भावनाओं का सवाल है तो मैं तो अर्निंग चाहता हूँ, ठीक है, और मेरी जो चाहत है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करने की, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये पोएम थोड़ा लंबी है, तो फर्स्ट स्टेंजा यहीं पर मैं फिनिश करता हूँ। दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेंजा, और इसके बाद सेकेंड और थर्ड स्टेंजा को एक साथ मैं लेता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय।